तैहा जिले का सीमा क्षेत्र थोंग जिले होआंग थुए और लुओंग चाउ से लगता है। लियांगझो के गवर्नर फेंग झाओ और जियांग लोगों की सेनाएं, जिनमें शाओ डांग जियांग, तीहे जियांग शामिल थे, कंघी के दांतों की तरह आपस में गुंथी हुई थी। उत्तर भी जियोनग्नू से जुड़ा हुआ था। स्थिति बहुत जटिल थी, इसलिए अराजकता का फैलना आसान था। पिछले साल से जब उन्होंने जिंगझो पर कब्जा करना शुरू किया, तो सबसे पहले वेई शाओ ने अपने सैनिकों को शीहे को शांत करने, एक बाड़ बनाने और 20 मील की सड़क पर पहरा देने के लिए केंद्रित किया। यह देखा जा सकता है कि वेई शाओ को इस क्षेत्र को शांत करने की कितनी परवाह थी। स्थिति पहले से ही नियंत्रण में थी। पिछले साल के मध्य से लेकर पिछले साल के अंत तक सब कुछ शांतिपूर्ण और सुरक्षित था। अप्रत्याशित रूप से इस वर्ष की शुरुआत में खियो डुओंग खोंग ने परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। घुड़सवार सेना ने थोंग क्वान क्षेत्र पर हमला किया। चूंकि सैनिक तैयार थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें खदेड़ दिया, जिससे कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। वेई शाओ को संदेह था कि इस मामले का लियांगझो में फेंग झाओ से कुछ लेना देना है, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से गैरीसन में शामिल होने के लिए यूझो से आया था। कुछ दिन पहले शीहे में रक्षा व्यवस्था खत्म करने के बाद उसने पहले जिन्यांग लौटने की योजना बनाई, क्योंकि जाने से पहले वह केवल अनुयायियों के एक छोटे समूह को साथ लाया था। जब वे जिंगबियन ग्रेट वॉल पर इलाके की टोह लेने गए, तो उन पर अप्रत्याशित रूप से फेंग झाओ के कई सौ सैनिकों ने हमला कर दिया और तीरों की बारिश हो गई। गोंगसुनयांग, जो उसके साथ था, को सुरक्षित रूप से पीछे हटने से बचाने के लिए वेई शाओ को गलती से एक जहरीले तीर से हाथ में गोली लग गई। वापस आकर वह सीधा लेट गया। उसने 7-8 दिन आराम किया। रात में शीहे नदी के किनारे बिल्कुल काले थे। बैरक सुनसान और शांत थे। दीवार पर लकड़ी के पैनल पर केवल गश्त करने वाले सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वेई शाओ के तंबू में मोमबत्तियां चमकीली जल रही थी। झांग जियान, ली चोंग और वेई लियांग के आने के बाद वेई शाओ का रंग सामान्य से ज्यादा पीला पड़ गया था, लेकिन उसका मनोबल बहुत अच्छा था। इस समय वह आराम करने के लिए लेट नहीं गया, बल्कि मेज के पीछे गंभीरता से बैठ गया, दीपक जलाया और गोंगसुनयांग से बात की। मेज पर बकरी की खाल पर लगभग 3 मीटर लंबा नक्शा बना हुआ था। वेई शाओ की आंखों ने नक्शे को ध्यान से देखा। गोंगसुनयांग के गरिमापूर्ण शब्दों का पालन करते हुए उनकी आंखों में नक्शे पर भूमि से संबंधित एक आशा दिखाई दी। प्राचीन काल से अब तक हान शुन के गुर्गे फेंग झाओ को खत्म करके और हेक्सी को शांत करके वे पश्चिमी क्षेत्रों के साथ संचार का रास्ता खोल सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर की ओर बढ़ते हुए वे जियांग और जियोनग्नू सैनिकों को अलग कर सकते थे। सेना में शामिल होने के अर्थ में यह मुख्य बिंदु था। केवल पीछे की ओर परेशानी के स्रोत को हल करके ही वह आराम से अपने सैनिकों को दक्षिण की ओर ले जा सकता था। लियांगझो सेना और घोड़े मजबूत क्यों हो गए? क्योंकि उनमें से 20,000 जियांग और हू सैनिक थे जिन्हें सेना में शामिल होने के लिए लालच दिया गया था। गोंगसुनयांग ने टिप्पणी की, 30 साल पहले जब ली गोंग हू जियांग चैपलिन थे, तो कई शाओ डांग जियांग के लोग उस पर विश्वास करते थे और उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया था। कई 100,000 तक पहुंचने वाली संख्या। 8 डू वेई, जिन्होंने पैसे तिरस्कृत किया, ईमानदार थे और महान चीजें की। यह देखा जा सकता है कि जियांग और हू लोग कितने वफादार और बहादुर थे। उन्होंने ईमानदार अधिकारियों का सम्मान किया, लेकिन दूर जाने के बाद सीमाएं अलग अलग थी, भाषा अपरिचित थी, वे किसी भी तरह से नहीं मिल सकते थे। अपने कर्तव्यों को औचित्य के साथ भरें। उन्होंने कलह को उकसाया, लालची और अतृप्त थे, और अब वे उग्र संघर्ष में थे। विद्रोह करना शुरू कर दिया,
यहाँ तक कि जिलों को लूटने के लिए भी एक साथ मिल गए। वेई शाओ ने ध्यान से सुना। यांग ने जारी रखा, अभी जियानगू के पास दो सबसे बड़े कबीले हैं, शाओ डांग और टीआई। वह है शाओ डांग के पास मजबूत सैनिक हैं और वह जिस कबीले नेता का नेता बहुत सम्मानित और पुण्य है। पूरे हुआंगशुई क्षेत्र में कोई जियांग व्यक्ति नहीं है। प्रभु की ओर से वह अपने इरादों को व्यक्त करने के लिए खैर, अगर वे आत्मसमर्पण नहीं भी करते हैं तो वे भगवान के मोहरा का विरोध कैसे कर सकते हैं। वेई शाओ ने तुरंत अपना सिर हिलाया, आपकी यह योजना बहुत अच्छी है सर, लेकिन सर को खुद यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मैं एक और दूत भेजूंगा, गोंगसुन यांग ने उत्तर दिया। इस नीच व्यक्ति को बचाने के लिए मेरे स्वामी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। सौभाग्य से आपको एक स्वर्गीय सेनापति का आशीर्वाद प्राप्त है, अन्यथा भले ही गोंगसुन यांग 10,000 बार मर जाए, फिर भी उसके पापों का प्रायश्चित करना मुश्किल होगा। होआंग थुए जाने के लिए बस एक बार लोगों को बदलना, कुछ शब्दों को बर्बाद करना, जोखिम क्या है। दूसरों को जाने दो, पर हम चैन से नहीं रहते। स्वामी की महान योजना के लिए मैं सम्मानपूर्वक आपकी सहमति मांगता हूँ। जब वेई शाओ ने संकोच किया तो गोंगसुन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि भविष्य में हम जियांग को वश में कर सकते हैं तो स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति को हु जियांग पादरी की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। शासन करने के लिए शिष्टाचार का उपयोग करें, शिकायतों पर ध्यान दें, कठिनाइयों का समाधान करें। पश्चिमी दृश्य के अनिश्चित होने की चिंता क्यों करें। पश्चिमी क्षेत्र शांतिपूर्ण है, महान चीजों की योजना बना रहे हैं, यहाँ तक कि क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं। स्वामी की प्रतिष्ठा के साथ पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचना आशा के बिना नहीं है। वेई शाओ की आंखों में एक रोशनी चमकी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं रणनीतिकार को फिर से परेशान करूंगा। गोंगसुन यांग ने कहा, यह मूल रूप से मेरी जिम्मेदारी है, मुझे क्यों परेशान करते हैं। उनका मूड थोड़ा घबरा गया। दोनों हाथ मेज पर रखे, वेई शाओ अचानक खड़े हो गए और कहा, अगर मैं सफलतापूर्वक शांत कर सकता हूँ तो मैं रणनीतिकार की महान सेवा को याद रखूंगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसका दिमाग अचानक चक्कर खा गया, उसका शरीर थोड़ा हिल गया। हालांकि यह एक बहुत ही छोटी सी हरकत थी और बहुत जल्दी स्थिर हो गई। वह खुशी से बात करना जारी रखता, भगवान अभी अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए जल्द ही आराम करना बेहतर होगा। मैं पहले विदा लूंगा। वेई शाओ ने मुस्कुराते हुए उस हाथ को दूर धकेल दिया जो उसे सहारा दे रहा था। मैं एक महिला नहीं हूँ, मैं अभी भी हवा चलने पर गिर सकती हूँ। यह सिर्फ त्वचा की चोट है और वह इतने दिनों से ठीक हो रहा है। आपने ऐसा क्यों किया सर। मैं अब ठीक हूँ, बस हर कोई बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, मुझे ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं छूने दे रहा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने आगे कहा, अगर अभी यहाँ कुछ भी करने को नहीं है तो मैं कल टैन डोंग के लिए निकल जाऊंगा। अगर कोई जरूरी काम हो तो बस तेज घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आ जाओ। यह देखकर कि कांग टॉन डोंग उसे सलाह देना चाहता है, उसने हाथ हिलाया और बीच में टोकते हुए कहा, सलाहकार, अब सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा स्वास्थ्य कैसा है यह हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा यहाँ से तान डोंग तक पहुँचना काफी सुविधाजनक है। उस दिन जब मार्क्विस जुन को एक तीर से जहर लगा और वह वापस लौटा तो वह 3 दिनों तक लेटा रहा। जैसे ही वह जमीन से उतरा, उसे याद आया कि उसे जिन्यांग लौटना है। बेशक गोंगसुन यांग को उसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। उसे चिकित्सा का भी ज्ञान था। जुन्हों की वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ लंबी दूरी की यात्रा करना सबसे वर्जित था,
इसलिए उसे उसे आराम करने की दर्दनाक सलाह देनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से उसने उसे शांत किया। जिन्यांग के बारे में महत्वपूर्ण बात को याद करते हुए वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, मुझे यह कहना है, उम्मीद है कि स्वामी मुझे दोष नहीं देंगे। वेई शाओ ने उसकी ओर देखा, मुझे दोष देने के लिए क्या है? कांग टॉन डोंग ने कहा, लॉर्ड घायल हो गए हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करे ताकि वे जल्दी ठीक हो सकें। बैरक में इस काम के लिए उपयुक्त कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैंने सुना कि रानी पहले ही जिन्यांग पहुंच चुकी हैं, इसलिए मैंने खुद ही फैसला कर लिया। कुछ दिन पहले मैंने किसी को जिन्यांग में एक पत्र भेजने के लिए भेजा जिसमें रानी को मार्क्विस की हालिया स्थिति के बारे में बताया गया था और रानी को मदद के लिए आमंत्रित किया गया था। यदि रानी पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद रवाना हो जाएं, तो मेरा अनुमान है कि हम 1 या 2 दिन में ही पहुंच जाएंगे। सैनिक को वापस जाने की जरूरत नहीं है, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। यदि रानी यहाँ नहीं आई होती और मार्क्विस को इसकी जानकारी नहीं होती, तो ऐसा कैसे हो सकता था? वेई शाओ दंग रह गया। वह कुछ देर के लिए झिझका और फिर बोला, यह मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं है। सैन्य नियमों में 17 नियम और 54 दंड हैं, जिनमें से एक यह है कि बैरकों में कोई महिला नहीं रह सकती। भले ही मैं कमांडर इन चीफ हूँ, मैं इस नियम को नहीं तोड़ सकता। कांग टोन डोंग का चेहरा गंभीर था। मार्क्विस इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या एक महिला सम्राट की तुलना एक साधारण महिला से की जा सकती है? इसके अलावा रानी का स्वागत बिना किसी कारण के नहीं किया गया। मार्क्विस जहर से घायल हो गए थे और उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए रानी की सावधानीपूर्वक देखभाल की जरूरत थी। इसे नियमों का उल्लंघन कैसे माना जा सकता है? जनरल झांग, जनरल ली और जनरल वेई भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लेडी जल्दी से जल्दी मार्क्विस के घाव की देखभाल करने के लिए यहाँ आ सकें। वेई शाओ का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। खुद को जवाब देने के लिए मजबूर करने से पहले वह एक पल के लिए घबरा गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह उचित है, लेकिन सैन्य सलाहकार ने मुझे इस तरह से पत्र भेजने के लिए धोखा दिया है, इसलिए मैं केवल। उसने अचानक सोचा, क्या रास्ते में कोई खतरा है? कांग टॉन डोंग ने तुरंत कहा, महाराज, निश्चिंत रहें। रानी को पत्र भेजने के अलावा मैंने जनरल जिया को भी पत्र भेजे। जनरल जिया के साथ हमें रास्ते में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वेई शाओ को अंततः राहत महसूस हुई। उसने गंभीरता से सिर हिलाया, मुझे पता है। आपने पूरे दिन कड़ी मेहनत की है। इससे पहले कि वह घायल हो गया, जिस कारण से वह वापस आ गया था और वह उसके आसपास के मामले के कारण था, और वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। पहली बार वेई शाओ ने महसूस किया कि गोंगसुन यांग वास्तव में उनके विश्वासपात्र, उनके अपरिहार्य हाथ थे। लेकिन एक तीर से मारा जाना वास्तव में व्यर्थ नहीं था। वेई शाओ सोचता रहा, उसके आने के बाद उसे उसके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसे बताएं कि वह ठीक है, उसे चिंता न करने के लिए कहें, या उसे दुखी करने के लिए थोड़ा दिखावा करे। यह निर्णय बहुत कठिन है। यह मार्च के लिए सेना तैयार करने से भी ज्यादा मुश्किल था। वी शाओ ने बहुत देर तक सोचा और फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या करना है। अचानक उसके दिमाग में एक और विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी अपने दिल में उससे नाराज थी, इसलिए भले ही वह जानती थी कि वह घायल है, फिर भी वह उसकी जिंदगी और मौत को क्रूरता से नजरअंदाज करने के लिए दृढ़ थी? इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। अगर वह इतनी क्रूर होने पर आमादा थी, यह जानते हुए कि उसे जहर दिया गया था और उसे उसकी जान की परवाह नहीं थी, तो
क्यों परिवार के प्रति विनम्र होने की उम्मीद मत करो। एक दिन उसका मन मुझे मारने का करेगा, रोना धोना मत। वेई शाओ ने एक क्रूर निर्णय लिया। साल की शुरुआत से लेकर अब तक, क्योंकि उसने उस रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और कहा था कि वह चाहता है कि वह कियाओ परिवार से सारे संपर्क तोड़ दे, उसने उसके प्रति अपना रवैया दिखाना शुरू कर दिया। उसके साथ सोने की तो बात ही छोड़िए। अपने दिल में उसने सोचा कि शायद गोंगसुन यांग ने एक स्पष्ट पत्र लिखा है। उत्साह, खुशी और प्रत्याशा जो शुरू में उसके दिल में ज्वार की तरह उमड़ी थी, धीरे धीरे कम हो गई और अंत में वह थोड़ा उदास महसूस करने लगा और वह कोई भी सैन्य पुस्तक नहीं पढ़ सका। यह वास्तव में थका देने वाला था। इस महिला के बारे में उसका शरीर पहले से ही थका हुआ था, लेकिन उसका दिल और भी थका हुआ था। इस समय पर्दे के बाहर दूर से आने जाने वाले अराजक कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी, कुछ शब्दों के साथ जिन्हें उनकी आवाज कम करने की कोशिश की गई थी। जियाओ कियाओ को खबर मिलने के बाद अगली सुबह जल्दी उसने जियासी को उसे शीहे काउंटी ले जाने के लिए बुलाया। सारी परेशानियों की परवाह न करते हुए वे रात भर गाड़ी चलाते रहे और आखिरकार यहाँ पहुँच गए। गाड़ी सरकारी दफ्तर के सामने रुकी। उसने अपना चेहरा ढकने के लिए शंक्वाकार टोपी पहनी और गाड़ी से उतर गई। 100 पुरुष सेना के कार्यालय के प्रभारी गार्ड को गोंगसन यांग ने पहले ही बता दिया था। वह जानता था कि महिला सेना अगले 2 दिनों में यहाँ आ सकती है, इसलिए वह जल्दी से वहां गया और व्यक्तिगत रूप से उसे अंदर ले गया। जल्दी से मुख्य तंबू में चला गया। जियाओ कियाओ चिंता से भर गई थी। वह जल्दी से 100 पुरुष सेना के साथ शिविर में चली गई, कई तंबू पार करते हुए, और अंत में एक बड़े तंबू के सामने रुक गई। मार्क्विस को रिपोर्ट करते हुए, महिला सेना आ गई है, 100 पुरुष सेना ने घोषणा की। एक पल के लिए अंदर सन्नाटा छा गया। जियाओ कियाओ इतनी चिंतित थी कि उसने पर्दा उठाया और सीधे अंदर चली गई। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी अभी भी जल रही थी। उसने बस ऊपर देखा और देखा कि वेई शाओ सैन्य बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह सो गया था। वह तेजी से वहां चली गई। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसके कदम धीरे धीरे धीमे होते गए और आखिरकार वह दबे पांव उसके पास बैठ गई। ज्यो कियाओ ने अपनी सांस रोकी और दूसरे व्यक्ति को देखा। इस समय वेई शाओ तकिए पर बड़े करीने से लेटा हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, जो उसके सामान्य घृणित रूप से बहुत अलग था। उसे इतना दिल टूटा हुआ महसूस हुआ कि वह मदद नहीं कर सकी और धीरे से उसका एक हाथ पकड़ लिया। अध्याय 102। टियू कियू ने धीरे से वेई शाओ का हाथ पकड़ लिया, चुपचाप उसे ध्यान से देखा। वेई शाओ वाकई बहुत सुंदर था। काली तलवार के आकार की भौहें, लंबी और घनी पलकें, सीधी नाक। क्योंकि वह आमतौर पर एक गंभीर और उदास अभिव्यक्ति दिखाता था, उसके होठों के कोने थोड़े सिकुड़े हुए थे, एक तरह का संयमी स्वभाव बना रहा था। जियाओ कियाओ ने देखा कि उसकी पलकें कांप रही थी, जैसे कि वह जागने वाला था, इसलिए वह उसके कान के पास झुकी, धीरे से पति पुकारते हुए। वेई शाओ की पलकें फड़क उठीं, आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहों का सामना किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थी। उसे कुछ देर तक देखते रहने से पहले वह उसे पहचानता हुआ दिखाई दिया। उसने धीमी आवाज में पूछा। शायद इसलिए कि वह अभी भी काफी कमजोर था, उसकी आवाज भी थकी हुई और कर्कश थी। जियाओ कियाओ को अचानक अपने दिल में थोड़ा दुख हुआ। अपने बुरे गुणों और इस तथ्य के अलावा कि वह अपने परिवार के प्रति अपनी दुश्मनी को नहीं भूल सकता था, जियाओ कियाओ ने एक बात भी समझी, अकेले उसके प्रति वह बिल्कुल भी दोषी नहीं था।
कभी कभी वह बहुत अच्छा भी होता था। उसके कानों में मैडम तो के शब्द गूंज रहे थे जब उसने उसे विदा किया था। शांगडांग के अभियान के दौरान उसने कहा वह कई बार घायल हुआ था, लेकिन उसने किसी को बताए बिना यह सब सहन किया। उस समय उसे लगा कि उसके पिछले जीवन की यादों के अनुसार वेई शाओ अंततः सिंहासन पर चढ़ेगा और सम्राट बनेगा। इसलिए चाहे अब कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह शायद खतरे को सुरक्षा में बदल देगा। इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा उसे दैनिक आधार पर देखते हुए हमेशा भयंकर और आक्रामक अभिनय करते हुए जैसे कि वह बिस्तर पर जाने वाला हो। उसे किसी खतरनाक स्थिति में किसी के साथ जोड़ना मुश्किल था। ऊपरी मंजिल की छत की टाइलें उलट दी जाएंगी। वाक्य का उद्धरण 3 दिन तक बिना टकराए ऊपरी मंजिल की छत की टाइलें उलट दी जाएंगी। बच्चों को पढ़ाने के तरीके का निहितार्थ लाड़ प्यार उन्हें बिगाड़ देगा। अभी हाल ही में कमरे में प्रवेश करने के बाद जब उसने अपनी आंखों से उसका सुस्त रूप देखा तो पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ एक इंसान है, एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हो गया है। जियाओ कियाओ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, धीरे से कहा, मैं अभी जिन्यांग पहुंची हूँ और तुम वहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम पहले ही यहाँ आ चुके हो। दूसरे दिन मुझे मिस्टर गोंगसन का एक पत्र मिला जिसमें सुना कि तुम्हें एक जहरीले तीर से मारा गया था। पत्र में मिस्टर गोंगसन ने कहा कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं जिन्यांग में इंतजार कर रही थी और वहां कुछ करने को नहीं था, इसलिए मैं यहाँ भाग आई। जैसे ही मैं पहुंची, कमांडर मुझे शिविर में ले गया, तंबू के बाहर खड़ा होकर इसकी घोषणा की, लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं सुना, इसलिए मैं अकेले ही अंदर चली गई। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? वेई शाओ ने उसे गौर से देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। जियाओ कियाओ ने पूछना जारी रखा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बोलते समय उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और उसके माथे को छुआ। मुलायम आस्तीन ने उसकी नाक और गालों को छुआ, उसकी हथेली धीरे से और प्यार से उसके माथे पर रखी। वी शाओ की धड़कन अचानक बढ़ गई, उसकी कलाई के नीचे उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। यह थोड़ा गर्म क्यों लग रहा है? जियो कियाओ ने उसके माथे से तापमान निकलता हुआ महसूस किया। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे अपने माथे पर दबाया, इसकी तुलना की और भी घबरा गई। पत्र में गोंगसुन यांग ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है। फिर उसे अभी भी इस तरह बुखार क्यों है? भले ही उसे केवल हल्का बुखार था, फिर भी यह खतरे से बाहर नहीं था। जियो कियाओ खड़ी हो गई, तुम्हें अभी भी बुखार है? सैन्य चिकित्सक कहाँ है? उन्होंने क्या कहा? वी शाओ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। मैं अब वास्तव में ठीक हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों का आराम ठीक है। अब और चिंता मत करो। जियो कियाओ ने सुना कि उसकी आवाज बहुत तेज हो गई है और उसकी आंखें अब उतनी चमकीली नहीं थी। जब वह पहली बार जागी थी, तब की तरह ही चकित महसूस करते हुए उसने फिर से वी शाओ के माथे को छुआ। यह वास्तव में पहले जितना गर्म नहीं था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने जारी रखा, यदि आप सहज नहीं हैं, तो आपको तुरंत ऐसा कहना चाहिए। वी शाओ की आंखें बिना पलक झपकाए उसे देखती रहीं। उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। मुझे पता है। जियो कियाओ थोड़ा मुस्कुराया। मैं इतनी जल्दी में आया था कि मेरे पास पैक करने और अपने साथ कुछ भी लाने का समय नहीं था। इसके अलावा वह अब जंक फूड भी नहीं खा सकता। जुआन नुओंग के घर से निकलते समय वह कुछ फलों का जैम लेकर आई थी। मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए मीठा सूप का कटोरा बनाऊंगा। वेई शाओ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जाने नहीं दिया।
मुझे भूख नहीं है। तो मैं कल तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। ठीक है। वे दोनों, एक लेटा हुआ, एक बैठा हुआ, उसका हाथ दूसरे ने पकड़ रखा था, दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। मौसम अब वसंत का था, मार्च का अंत, अप्रैल के करीब। मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के लिए जियो कियाओ का हाथ पकड़े रहने के बाद उसने देखा कि दूसरे व्यक्ति की हथेली पसीने से तर थी। इसलिए वह करीब गई और उसकी शर्ट के hem को सूंघा। तुमने कुछ दिनों से स्नान नहीं किया है न? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके कपड़े पोंछ दूं और बदल दूं? इस तरह से यह सोने के लिए अधिक आरामदायक है। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं कई दिनों से लेटा हुआ हूँ। मैंने कई दिनों तक स्नान नहीं किया है। मुझे यह भी बदबूदार लगता है। जियो कियाओ ने अपनी नाक को शरारती से झुर्रियों से झकझोर दिया। उसने घृणा करते हुए कहा कि वह अपने हाथ को बाहर निकालता है। पानी लाने के आदेश को सुनकर वह इसे तुरंत छाती में लाया। अन्यथा वह वेई शाओ के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी। टियो कियू ने वेई शाओ को बैठने में मदद की और उसके कपड़े उतार दिए। जब उसने उसकी अंडरशर्ट उतारी तो उसने देखा कि जहर के कारण उसका हाथ फट गया था। हालांकि अब उस पर पपड़ी जम गई थी और सूजन कम हो गई थी, फिर भी जब उसने उसे देखा तो वह चौंक गई। ऐसी स्थिति में जहां अभी तक एनेस्थीसिया नहीं था, वह केवल कल्पना कर सकती थी कि इससे कितना दर्द हुआ होगा। जियाओ कियाओ को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। क्या यह अभी भी दर्द कर रहा है? उसने अपने साथ लाया हुआ मुलायम रुमाल लिया और धीरे से उसके हाथ पर रगड़ते हुए पूछा, यह अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा है? वेई शाओ ने जवाब दिया, और वह झूठ नहीं बोल रहा था। अगर वह अपना हाथ थपथपाता तो यह निश्चित रूप से अभी भी दर्द करेगा। जियाओ कियाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, सावधानी से घाव को बचाते हुए अपने दूसरे हाथ को पोंछना समाप्त किया। फिर उसने अपना शरीर फिर से पोंछा, रुमाल को पानी के बर्तन में डुबोया, उसे निचोड़ा और उसे दे दिया। जियाओ कियाओ ने नीचे खड़े व्यक्ति की ओर देखा और उसे इशारा किया कि वह इसे खुद संभाले। वेई शाओ ने अपनी बाहें नीचे लटका दी, मानो वह अपंग हो गया हो। उसकी आंखें उसकी ओर देख रही थी। इसे खुद पोंछो, क्या तुम्हारा एक हाथ अभी भी नहीं बचा है? जियाओ कियाओ थोड़ा दूर झुक गई। हालांकि दोनों एक साल से साथ थे, लेकिन अब तक उसके साथ उस अवस्था में प्रवेश करने से पहले टियो कियो को अभी भी दूसरे व्यक्ति के नग्न शरीर के साथ शर्म आ रही थी, और भी अधिक शर्मिंदगी एक निश्चित स्थान पर करीब से देखने की हिम्मत न होने पर। लेकिन उसके जैसे वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि कैसे शर्मीली होना है। ngू थियू अभी भी उसे इतना शांत देखने की उम्मीद कर रहा था। जब यह महत्वपूर्ण स्थान पर आया तो उसने काम छोड़ दिया और उसे खुद करने के लिए कहा। एक पल बाद टियो कियू ने उसे आह भरते हुए सुना, आलसी ढंग से कह रहा था, ठीक है। वह पलटा और उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेई शाओ ने पानी के छींटे को अनदेखा करते हुए तौलिया को पानी में फेंक दिया। उसने उसके छोटे हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी जांघ पर बैठने के लिए खींच लिया। जियो कियाओ दंग रह गई। उसने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा भी उसके द्वारा उठा लिया गया था। उसने उसे चूमा, कुशलता से उसे बल्कि संकीर्ण सैन्य बिस्तर पर मजबूर किया। जियो कियाओ हैरान थी और पूरी तरह से तैयार नहीं थी। सबसे पहले उसने उसे यह संकेत देने के लिए कुछ बार चुटकी ली कि वह नहीं कर सकती, लेकिन बहुत जल्दी उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह खोल दिया ताकि वह उसे चूम सके। वे दोनों अंतहीन रूप से उलझ गए। एक क्षण बाद उसने उसका हाथ पकड़ा, नीचे खींचा और कहीं दबा दिया। तभी अचानक जियाओ कियाओ को होश आया और उसने तुरंत मना कर दिया, तुम अभी भी ठीक नहीं हो। नहीं,
वेई शाओ पहले से ही बहुत उत्साहित था। वह हाँफ रहा था और झुंझला रहा था। मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो। मैं वास्तव में ठीक हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं कहती हूँ कि नहीं का मतलब नहीं है। जियाओ कियाओ ने अपना हाथ जोर से पीछे खींच लिया। वेई शाओ रुक गया। उसने देखा कि वह अचानक गतिहीन हो गया। उसका मूड खराब हो गया। उसे लगा कि उसका स्वर थोड़ा भारी लग रहा था। जियाओ कियाओ को उस पर तरस आया। उसने धीरे से उसके कंधे को धक्का दिया। उसके होंठ उसके कान के पास थे। धीरे से कहा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए केवल सबसे अच्छा चाहती हूँ। तुम्हारा शरीर अब और नहीं सह सकता। अगर तुम अब और नहीं सुनोगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। वह उसे मना रही थी और उसे सुनने के लिए कह रही थी। वेई शाओ को लगा कि उसके शरीर में खून उबल रहा है। अब और सहन नहीं कर सकता। उसने ठहाका लगाया और गर्म और नरम जेड को अपनी छाती में खींच लिया। मैं सुनूंगा, आप सभी। लेकिन मैं बहुत असहज हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस इसे छूकर देख लीजिए। आप इसे शांत करने में मेरी मदद करें। बस इसे शांत कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ और नहीं करूँगा। क्यों क्यों शर्मिंदा थी। वह यहाँ उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने आई थी। ऐसा मत करो। लेकिन उसके सुंदर चेहरे को इतना दुखी देखकर वह इसे सहन नहीं कर सकी। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसने ऐसा क्या किया था कि उसे इतनी बड़ी आग लग गई। एक पल के लिए झिझकते हुए ट्यू क्यू कुछ अनिश्चित थी। तुमने कहा था, बस नरम रहो और बस। ngु थियू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। पलक झपकाने की भी जहमत नहीं उठाई। ठीक है। मुझे बस सामान्य होने की जरूरत है। वह धोखेबाज ngु थियू। वह फिर कभी उस पर विश्वास नहीं करेगी। अगली सुबह 5 बजे बाहर का आसमान धीरे धीरे भोर के संकेत दे रहा था। शिविर में गैंडे के सींग की पहली आवाज से जियाओ कियाओ जाग गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वेई शाओ ने उसे एक थोड़े तंग सैन्य बिस्तर पर कसकर पकड़ रखा था। इतना भीड़-भाड़ वाला कि उसका आधा शरीर बाहर गिरने वाला था। वह अभी तक नहीं गिरी थी क्योंकि उसका पैर उसके पेट पर था। दबाव से उसकी कमर और पीठ में दर्द होने लगा, मानो उसे अभी-अभी किसी पहिए ने कुचल दिया हो। कल रात वह बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। न केवल उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने अपने कमजोर शरीर के बीमार होने का बहाना भी बनाया ताकि वह सड़क के बीच में न रुक सके। उसने उसे बहलाया और धोखा दिया, और अंत में उसने उसे अपने ऊपर बैठने के लिए आधा मजबूर कर दिया। बस इतना ही, लेकिन जिस बात से जियाओ कियाओ को सबसे ज्यादा डर लगा, वह यह थी कि उसे आज सभी से मिलने के लिए बाहर जाना था। उसने कसम खाई कि उसने सब कुछ सह लिया है, आवाज न करने की कोशिश की है, और यहाँ तक कि उसने वी शाओ के मुंह को भी कुछ बार ढक दिया था, ताकि वह अप्रिय आवाज न निकाल सके जो दूसरों को परेशान कर सकती थी। लेकिन फिर उसने भैंस की खाल के तंबू के ध्वनिरोधी प्रभाव के बारे में सोचा। उसे अभी भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ। एकमात्र चीज जो खुद को सांत्वना दे सकती थी वह यह थी कि कल रात जब वह शिविर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसके चारों ओर के तंबू खाली थे। सैनिकों के साथ सोने वाला निकटतम तंबू भी लगभग 10 मीटर दूर था। वह बस उम्मीद करती थी कि हर कोई गहरी नींद में सो रहा होगा। किसी ने नहीं सुना। जियो कियाओ ने अपने दांत पीसते हुए वेई शाओ के भारी पैर को दूर धकेल दिया जो उस पर दबाव डाल रहा था, लेकिन फिर उसका हाथ आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। वे दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। वेई शाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। कोमल, मन सुबह की धूप में उसकी आंखें कल रात के सितारों की तरह चमक रही थी।
तुम्हारे आने के बाद से मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसने आह भरी, अपना सिर उसके करीब ले गया, अपनी ठोड़ी और दाढ़ी को ट्यू क्यू के गर्म माथे पर रगड़ा और कर्कश स्वर में बोला। अध्याय 103। अगले दिन वेई शाओ एक नरम पैर वाले झींगे में बदल गया। सुबह सुबह गोंगसुन यांग, ली चोंग, झांग जियान और वेई लियांग एक के बाद एक मिलने आए। पहले तो टियो कियो को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे शक था कि उन्होंने कल रात की सारी आवाजें सुनी होंगी। सौभाग्य से वे लोग सामान्य से बहुत अलग नहीं थे। कांग टॉन डुओंग का चेहरा अभी भी खुश और मुस्कुरा रहा था, दोस्ताना था, लेकिन उसका सम्मान कम नहीं हुआ था। ली चोंग, झांग जियान और वेई लियांग ने केवल मार्क्विस वेई शाओ की आज्ञा का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके चेहरे गंभीर और गंभीर थे, उनकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी और जोर से उसे मिस कह रही थी। कुछ देर बातचीत के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य से अलग नहीं है। धीरे धीरे टियो कियो को अधिक सुरक्षित महसूस होने लगा। जब वे चले गए, वेई शाओ अभी भी सीधे बैठे थे। उनका उत्साह ऊंचा था और वे खुशी से बातें कर रहे थे। जैसे ही वे चले गए, वह टियो कियो के खिलाफ झुक गया, ठीक वैसे ही जैसे अधिक काम के कारण गुर्दे कमजोर हो गए हों। टियो कियो को जल्दी से उसे लेटने में मदद करनी पड़ी। जैसे ही वह आराम करने के लिए लेटने लगी, वेई शाओ ने उसे फिर से गले लगा लिया और जाने नहीं दिया। टियो कियो ने अपने हाथ पर जोर से थपथपाया और गंभीरता से कहा, आपकी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आराम करना। मैं यहाँ आपकी देखभाल करने आया हूँ ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें। अगर आप इसी तरह से रहेंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। कल रात वेई शाओ एक भयंकर ड्रैगन और बाघ की तरह था। अब वह एक नरम झींगा की तरह हो गया है। इसका आधा कारण यह था कि वह उसे चिढ़ा रहा था, आधा इसलिए क्योंकि वह वास्तव में थक गया था। वह जल्द ही स्वस्थ होने की आशा भी रखता है। वह समझता है कि बीमार होने पर वह सेक्स नहीं कर सकता। इसके अलावा उस रात कोंग टॉन डोंग के जाने से पहले वह शायद असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने उसे अस्पष्ट रूप से याद दिलाया। लेकिन कल रात जब उसने उसे देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका। अब जब वह उसे इस तरह पढ़ा रही थी तो न केवल वेई शाओ को दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे बेहद सहजता भी महसूस हुई। लेकिन उसे डर था कि वह सचमुच उसे नाराज कर देगा, इसलिए उसने आगे कोई मजाक नहीं किया और तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। अंत में वह थोड़ा और सभ्य हो गया। टियो कियो ने दूसरे व्यक्ति की काली आंखों को देखा और कल रात इतनी मेहनत करने के लिए उसके लिए खेद महसूस किया, इसलिए वह उसकी सेवा करते समय और भी अधिक चौकस हो गया। अगले कुछ दिनों में जब वेई शाओ के पास खाली समय होता तो वह और अधिक सैन्य पुस्तकें पढ़ता या आराम करने के लिए चुपचाप लेट जाता। उसे अपने बगल में देखते हुए, कभी पानी डालते हुए या कभी दवा खिलाते हुए, वेई शाओ को अचानक लगा कि उसे इस तरह अपना साथी पाकर, भले ही वह कुछ न करे, फिर भी वह बेहद खुश रहेगा। अपने चरम पर होने के कारण उन्होंने समय पर अपनी दवाएं ली, अपनी सेक्स लाइफ को कम किया और अच्छे मूड में रहे। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हुआ। आखिरकार यह एक सैन्य शिविर है। वेई शाओ लगभग ठीक हो चुका है, इसलिए जियोकियाओं के लिए अब और रुकना सुविधाजनक नहीं है। उस दिन एक तेज घोड़े ने सूचना दी कि फुंग चियू के सैनिक असामान्य हरकतें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे टाइहा जाने के लिए घात लगाए बैठे थे। शिविर में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। उसी दिन वेई शाओ ने व्यक्तिगत रूप से शियाओ कियाओ को शिविर से बाहर भेज दिया और उसे लगभग 100 मील दूर ले गया। शियाओ कियाओ ने उसे लंबे समय तक रुकने के लिए कहा,
और वेई शाओ ने अपने घोड़े को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और उसे ले जा रही गाड़ी को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा। जब वह नजर से ओझल हो गई, तभी वेई शाओ ने मुड़कर सरपट वापस दौड़ लगाई। जियासी के संरक्षण में ज्यो कियाओ सुचारू रूप से जिन्यांग लौट आया। थान तान डुओंग अभी भी पहले की तरह सुरक्षित है। सड़क पर लोगों का प्रवाह करघे की तरह था, घोड़े और गाड़ियां पानी की तरह थी। ताइहा जिले की तरह युद्ध के अंधेरे और उदास माहौल का कोई निशान नहीं था। हालांकि जियातो ने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। वेई शाओ के आदेश के अनुसार उसे नु क्वान की सुरक्षा करनी थी। कार्यालय के चारों ओर 500 सैनिक तैनात थे, जो कई स्तरों पर गश्त करते हुए दिन रात कड़ी सुरक्षा प्रदान करते थे। चूंकि यात्रा कठिन थी, इसलिए उस रात टियो किएओ ने भी बहुत जल्दी आराम कर लिया। अगले दिन वह तब तक सोती रही जब तक उसका पेट नहीं भर गया और फिर वह खुद ही जाग गई। जागने के कुछ समय बाद ही प्रबंधक रिपोर्ट करने आया। उसने बताया कि बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जो दावा कर रहा है कि वह जियांग युवक का रिश्तेदार है, जिसे शियाओ कियाओ ने उस दिन ऊपरी बाजार से खरीदा था। वह यहाँ उससे मिलने आया था और उसे वापस ले जाना चाहता था। टियो कियो को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कुछ देर सोचा, फिर प्रबंधक को बुलाकर उस व्यक्ति को अंदर आने दिया, बाहर प्रतीक्षा की और नौकर से कहा कि उस जियांग लड़के को वहां बुलाए। उस आदमी को तुरंत टियो कियो के सामने लाया गया। उसका घाव पूरी तरह से भर गया है। पिछले कुछ दिनों से प्रबंधक ने देखा कि महिला सेना इस युवक की अच्छी तरह से देखभाल कर रही है, इसलिए उसने उसके लिए कुछ भी करने की व्यवस्था नहीं की। दूसरे व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक टियो कियो को सलाम किया। वह मुस्कुराई और बोली, अभी अभी प्रबंधक ने कहा कि आपके कबीले का एक सदस्य बाहर है जो आपको ले जाना चाहता है। चलो मैं आपको वहां ले चलती हूँ और देखती हूँ कि मैं उसे जानती हूँ या नहीं। दूसरा व्यक्ति थोड़ा उत्तेजित था। वह जल्दी से टियो कियो के पीछे बाहर की सड़क पर गया। एक युवक को इंतजार करते देखा, काफी हैरान हुआ। उसके कदम थोड़े रुक गए। डियाओमो ने यहाँ काफी देर तक इंतजार किया। आखिरकार उसने कदमों की आवाज सुनी। उसने आवाज की ओर देखा। एक अधेड़ उम्र की नानी अंदर आई। उसके पीछे एक नौकरानी थी। उसके बाद मुलायम बाल और रेशमी कपड़े पहने एक युवती दरवाजे के पीछे से प्रकट हुई। यह महिला बहुत युवा थी, शायद केवल 15 या 16 वर्ष की, लेकिन उसने एक महिला की तरह भव्य बैंगनी पोशाक पहन रखी थी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। जैसे ही उसने देखा, उसकी चमकीली आंखें उसकी ओर देख रही थी। डियो मैक चौंक गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों चमकते फूल उसकी आंखों में गिर रहे हों, जिससे उसे चक्कर आ रहा हो। हालांकि उस दिन बाजार में उस महिला ने एक जियांग गुलाम खरीदा और तुरंत चली गई। शुरू से अंत तक उसने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया, लेकिन सिर्फ उस मुद्रा और उसकी पीठ के पीछे के कपड़ों को देखकर उसे उसके रूप का एक मोटा आभास हुआ। डियाओमो ने तुरंत पहचान लिया कि उसके सामने इस खूबसूरत महिला की पहचान वेई शाओ की पत्नी थी, जो उस दिन की महिला भी थी। वह तुरंत शांत हो गया और अपने साथ चल रहे युवक की ओर देखने लगा। उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हुए देखकर वह भी मुस्कुराया और जवाब में सिर हिलाया। फिर युवती की ओर मुड़ा, सम्मानपूर्वक कहा, मैडम, कृपया मेरा उपहार स्वीकार करें। मेरा नाम बो लियान है। मैं उनके कबीले का चाचा हूँ। कुछ साल पहले मैं हुआंगझोंग से जिनयांग के पास आया था, जीविका के लिए सामान बेच रहा था। उस दिन मैं बाजार में था। उसे अस्पष्ट रूप से अपना भतीजा पहचान रहा था। बात बस इतनी है कि हम कई सालों से अलग हैं, इसलिए मैंने यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की कि मैं उस समय उसे जानता था। मेरे द्वारा यह पुष्टि करने के लिए प्रतीक्षा करने के बाद कि यह सच है,
उसे मैडम ने खरीद लिया था। मूल रूप से इस तरह मैडम द्वारा बचाए जाने में सक्षम होना भी उनका आशीर्वाद था। लेकिन मैंने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा, अपने भतीजे के परिवार के बारे में सोचते हुए। केवल उसके पूर्वज एक दूसरे पर निर्भर थे। अगर वह नौकर बन गया तो परिवार में पूर्वज कैसे जीवित रहेंगे? मैं उसे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए मैं पूछताछ करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं उसे छुड़ाने के लिए मैडम द्वारा उस दिन खर्च की गई राशि से 10 गुना अधिक खर्च करने को तैयार हूँ। कृपया मैडम, कृपया मुझे उस लड़के को घर ले जाने और उसे अपने पूर्वजों से मिलाने की अनुमति दीजिए। यह कहकर उसने अपना पर्स निकाला और आदरपूर्वक उसे भेंट कर दिया। जब वह बात कर रहा था तो ट्यूक्यू ने भी ध्यान से देखा। यह व्यक्ति वेई शाओ से सिर्फ कुछ साल बड़ा था। बहुत ही साधारण हान कपड़े पहने हुए था। उसके सिर पर हान लोगों की तरह एक बन था और उसके सिर पर हरे रंग का रेशमी दुपट्टा बंधा हुआ था। वह धारा प्रवाह चीनी बोलता था। उसकी आंखें उत्साही थीं और उसके माथे पर एक स्पष्ट वीर आभा थी, जो किसी व्यापारी की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बोलने का इंतजार करते हुए ट्यूक्यू ने सहस्राब्दी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह वास्तव में तुम्हारा चाचा है? अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वियेन ने ड्यू मैक की ओर देखा और एक क्षण के लिए झिझकी, फिर भी कुछ नहीं बोली। डियाओ मो ने जियाओ कियाओ से कहा, मैडम, क्या आप मुझे उससे कुछ शब्द कहने की अनुमति देंगी? जियाओ कियाओ ने सिर हिलाया। ड्यू मैक ने उसे धन्यवाद दिया और वियेन को बाहर ले गया। यह देखकर कि दोनों तरफ कोई नहीं था, उसने वियेन के कंधे को थपथपाया। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से मुस्कान थी और जियांग भाषा में कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? 2 साल पहले तुम्हारे दादाजी के 60वें जन्मदिन पर मैं उन्हें जन्मदिन की शुभकामना देने आया था। उस समय तुम मेरे बगल में बैठे थे। दरअसल युआन ने इस व्यक्ति को शुरू से ही पहचान लिया था। उसने जवाब दिया, चीफ डियाओमो, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ड्यू मैक ने जवाब दिया, मैं कुछ अनुयायियों को तान डोंग के पास काम करने के लिए लाया था। उस दिन जब मैं तुमसे बाजार में मिला तो पहले तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यह एहसास होने के बाद उसे उस महिला ने खरीद लिया। तो हम आते हैं। तुम्हें नहीं पता, 2 महीने पहले मैं कबीले के नेता गुयेन वोंग से मिलने गया था। तभी मुझे पता चला कि तुम कई महीनों से लापता हो। कबीले का नेता इतना चिंतित था कि वह बीमार भी पड़ गया। उसने लोगों को इधर-उधर खोजने के लिए भेजा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाने और वापस लाने के लिए यहाँ आया हूँ। युआन पहले तो थोड़ा हिचकिचाया। उसे अपने दादा की बीमारी का जिक्र करते हुए सुनने के बाद, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह लापता हो जाएगा, वह चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए आंतरिक हॉल में जियो कियाओ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह महिला बहुत अच्छी है। उस दिन मुझे छुड़ाने के बाद उसने कहा कि अगर मैं जाना चाहूँ तो वह मुझे जाने देगी। उसने मुझे अपना ध्यान रखने को भी कहा। कुछ दिन पहले वह यहाँ नहीं थी। मैं बिना अनुमति के नहीं जा सकता था। मैं उससे जाने की अनुमति मांगने से पहले उसके वापस आने का इंतजार करने की योजना बना रहा था। नेता डियाओमो, क्या आप सचमुच मुझे हुआंग झोंग के पास वापस ले जाना चाहते हैं? ड्यू मैक ने उसे गौर से देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि थियू डुओंग और ती अलग-अलग जनजातियां हैं, हम सभी खोंग लोग हैं, जिनके पूर्वज और मूल एक ही है। मेरे और उस बूढ़े पितामह के बीच जो मित्रता है, उसमें संयोगवश आपसे मिलने के बाद मैं आपको कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? युआन ने अब और संकोच नहीं किया। उसने कहा, धन्यवाद नेता, मैं जाऊंगा और महिला से विनती करूंगा कि वह मुझे जाने दे।
टियो क्यू ने थोड़ी देर इंतजार किया और युआन और उस आदमी को एक साथ चलते देखा। युआन की आंखें थोड़ी लाल थी। वह अनुमान लगा सकती थी कि वह इस आदमी के साथ जाना चाहता था। उसके बोलने का इंतजार किए बिना उसने तुरंत कहा, आप जाइए। सड़क पर सावधान रहना। फिर उसने किसी को आदेश दिया कि वह उस दिन उसके साथ आई जियांग महिला को यहाँ ले जाए और उसके साथ चल पड़े। युआन ने डियाओ मो का पीछा किया। जाने से पहले वह जियो कियाओ को देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसका चेहरा प्रशंसा और स्नेह से भरा हुआ था। डियाओ मो ने भी जियो कियाओ को धन्यवाद दिया और फिर से पैसे की थैली पेश की। जियो कियाओ ने जुआन नियांग से कहा कि वह आकर इसे ले जाए और उसने उस दिन युआन और जियांग नू को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की गई राशि ली और बाकी का भुगतान किया। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही उसे उसके प्रियजनों के पास वापस ले आएंगे। डियो मैक ने एक क्षण के लिए टियो क्यू को देखा, फिर सिर झुकाकर कहा, आपने जो कहा मैं उसे याद रखूंगा, मैडम। चिंता मत कीजिए, मैडम। यह कहने के बाद उसने आखिरी बार उसकी ओर देखा और फिर वियन और खोंग नू को ले गया। दरअसल टियो क्यू को भी कमोबेश यह एहसास हो गया था कि वियन कोई साधारण जियांग लड़का नहीं है। हो सकता है उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी हो, लेकिन उसने अपनी पृष्ठभूमि बताने की पहल नहीं की, इसलिए उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई। बेशक उसने निकटता और परिचय की भावना के कारण पूरी तरह से उसका ख्याल रखा, ठीक उसी तरह जैसे उसके छोटे भाई कियाओ सी ने उस दिन जियांग नू की रक्षा की थी। जहां तक उस आदमी का सवाल है जिसने उसे उठाया था, हालांकि वे दोनों अभी अभी मिले थे, टियो क्यू को अंदाजा था कि उसकी पृष्ठभूमि अलग थी। वह तान डोंग शहर में रहने वाला व्यापारी नहीं था जैसा कि उसने कहा था। लेकिन जाहिर है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यदि वियन उसके साथ जाने को तैयार हो जाती तो वह उसे नहीं रोकती। टियो क्यू ने जल्दी से इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे वेई शाओ की थोड़ी याद आई। यद्यपि जिन्यांग में स्थिति अभी भी शांतिपूर्ण थी, लेकिन जियो कियाओ को पता था कि वेई शाओ के स्थान पर संभवतः युद्ध छिड़ गया था। इसके अलावा फुंगचू लुओंग चाओ के संबंध में बीच में खोंग जनजाति है, कई गुट और कई ताकतें एक साथ मिश्रित हैं। स्थिति बेहद जटिल होगी। यद्यपि जिन्यांग शहर में वेई शाओ द्वारा छोड़े गए सैनिकों का एक समूह था, लेकिन उसे डर था कि वे आपस में मिल जाएंगे। इसलिए किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए वह यहाँ लौटने के पहले दिन से ही घर पर ही रही और एक बार भी बाहर नहीं गई। दिन प्रतिदिन शांतिपूर्वक जिए। लेकिन टियो क्यू को उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों बाद, एक दिन दोपहर के बाद, प्रबंधक जल्दी से यह खबर देने आया कि खोंग नू, जो कुछ दिन पहले चला गया था, वापस आ गया है। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रानी से मिलने की भीख मांगने लगी, जैसे कुछ हुआ हो। टियो क्यू को आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत प्रबंधक से कहा कि वह खोंग नू को यहाँ ले आए। प्रबंधक को पता था कि जियांग नू चीनी भाषा नहीं बोल सकता, इसलिए उसने एक नौकर को दुभाषिया के रूप में काम करने के लिए बुलाया। जियांग नू अभी भी बेचैनी महसूस करते हुए वहीं इंतजार कर रही थी। जियाओ कियाओ को आते देख वह जल्दी से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और जल्दी से कुछ देर तक बोलती रही। उसके बगल में खड़े नौकर ने जल्दी से टियो क्यू को बताया, इस जियांग महिला का नाम जियागो है। वह जियांग लड़के की बड़ी बहन नहीं, बल्कि उसकी नौकरानी है। क्योंकि वह बचपन से ही उसकी सेवा करती थी, वे दोनों बहुत करीब थे। वह हमेशा उसे बहन कहता था। युआन एक साधारण जियांग व्यक्ति नहीं है। वह हुआंगजोंग क्षेत्र में टीहे कबीले के नेता युआन वांग का पोता है। आधे साल पहले हाको और वियन बाहर से घर लौटे, लेकिन रास्ते में उनका साथी खो गया।
फिर उनका सामना ऐसे लोगों के समूह से हुआ जो जियांग लोगों को पकड़कर उन्हें गुलामी में बेचने में माहिर थे। जियागु ने कहा, युआन जानता था कि हान लोग हमेशा जियांग लोगों से नफरत करते थे और उन्हें डर था कि उनकी पहचान का खुलासा करने से उनके पूर्वजों और उनके कबीले को नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप भागने का मौका ढूंढना चाहते थे। कई हाथों से होते हुए फिर तान डोंग तक लाया गया। उस दिन उनका स्वागत करने आए बो लियान नाम के व्यक्ति शाओ डांग जियांग के नेता थे। शाओ डांग जियांग के लोगों ने उन्हें डियाओ मो नाम से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है अद्वितीय बहादुरी। शाओ डांग और टीहे के दो कबीले अक्सर एक दूसरे से मिलने आते थे और उनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। डियाओ मो और जियांग के पूर्वज युआन वांग भी एक दूसरे को जानते थे। इसलिए उस दिन जब डियाओ मो प्रकट हुआ और उसने युआन को बताया कि पुराने कबीले के नेता को उसकी याद आ रही है और वह बीमार पड़ गया है, तो युआन चिंतित था जैसे कि आग में जल रहा हो। उसे विश्वास था कि वह उसे घर ले जाएगा। अप्रत्याशित रूप से डियाओ मो ने कुछ हान लोगों के साथ मिलीभगत कर ली। हान युआन को मारना चाहता था, लेकिन डियाओ मो ने उसे रोक दिया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ और अंत में हान ने अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन डियाओ मो युआन को वापस हुआंगजोंग नहीं ले गया बल्कि शांगजुन चला गया। हा को पता था कि वियन खतरे में था और डियू मैक उसे वापस नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए रात भर रुकने के दौरान उसने एक अधीनस्थ को बहकाया जिसे डियू मैक ने उसकी देखभाल के लिए छोड़ा था। फिर वापस यहाँ भाग निकली और तियो कियू से मदद मांगी। हा को बार बार तियो कियू के सामने झुककर रो रही थी। तियो कियू भी आश्चर्यचकित था। उसने यह भी अनुमान लगाया कि वियन की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ती हुआ कबीले के नेता का पोता था। उसे तुरंत ती हुआ कबीले से जुड़ी कोई बात याद आ गई। जिस दिन वेई शाओ ने उसे जिन यांग के पास वापस भेजा, उससे एक दिन पहले गोंगसुन यांग ने सैन्य शिविर छोड़ दिया था। उस समय वेई शाओ ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब वे दोनों एक साथ सोए तो जियो कियाओ ने इस तरफ की लड़ाई की स्थिति के बारे में कुछ सवाल पूछे और वेई शाओ ने लापरवाही से उल्लेख किया कि गोंगसुन यांग पहले ही हुआंग शुई जा चुके हैं। इसका उद्देश्य जियांग लोगों को आकर्षित करने और उन्हें वश में करने के लिए संदेश फैलाना है। और इस बार गोंगसुन यांग की यात्रा का गंतव्य टीहे जियांग के लोग थे। जियो कियाओ ने जियागु को खड़ा होने में मदद की, डियाओ मो से पूछा कि वह कहाँ गया था और यह भी जानती थी कि उसके साथ गए हान लोग केवल 10 या उससे ज्यादा थे। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर जियासी को बुलाया, उसे जियागु का नेतृत्व करने के लिए युआन का पीछा करने और उसे बचाने और वापस लाने के लिए कहा। अध्याय 104। जियासी बहुत देर तक बिना जवाब दिए खड़ी रही। जियो कियाओ ने जुआन नुओंग से कहा कि वह जियागु को कपड़े बदलने और पहले स्नान करने के लिए ले जाए। जब उसके सामने सिर्फ जियासी बची तो उसने पूछा, जनरल जिया ने मेरे आदेश क्यों नहीं सुने? जियासी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे दोष मत दो, लेडी। ऐसा नहीं है कि जियासी ने आदेशों की अवहेलना की। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्क्विस ने मुझे उस व्यक्ति की रक्षा करने का आदेश दिया था जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अगर मैं उस जियांग व्यक्ति का पीछा करता हूँ, अगर लेडी को कुछ हो जाता है, तो मैं मर जाने पर भी पीछे नहीं हट पाऊंगा। इसके अलावा वह एक पल के लिए झिझका। वह जियांग लेडी अकेली है, यांगकू से यहाँ तक 100 मील से भी ज्यादा दूरी है, मुझे बहुत संदेह है। इसके अलावा उसने जो कुछ कहा है वह सब एक तरफा है। अगर यह एक जाल है तो मुझे डर है कि अगर मैं वाकई चला गया तो लेडी को नुकसान होगा। जियाओ कियाओ ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया, जनरल जिया की चिंताएं अनुचित नहीं हैं।
यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि जनरल जिया ने जियागो के पैरों पर ध्यान दिया है या नहीं। कुछ दिन पहले जब वह चली गई थी तब भी उसने जूते पहने हुए थे, लेकिन अभी उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका पूरा शरीर गंदा था, एक पैर नंगा था, उसके पैर खरोंच और खून के छालों से भरे हुए थे और उसके पैर के नाखून उखड़ गए थे। यह देखा जा सकता है कि उसे यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैंने अभी अभी उसके हाव भाव पर भी ध्यान दिया। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति नकली नहीं लग रही थी, उसकी आंखें चकरा नहीं रही थी और दूसरों द्वारा धमकी दिए जाने के कोई संकेत नहीं थे। इसलिए मुझे लगता है कि यह सच है, जियासी ने कहा, तो यह ऐसा ही है। रानी सतर्क है, यह विनम्र जनरल इन चीजों की परवाह नहीं करता है। अगर जियांगनू इतना भाग्यशाली है कि बचकर वापस आकर खबर देता है, लेकिन वह युवक सिर्फ जियांग कबीले के नेता का पोता है, तो वह रानी जितना महान कैसे हो सकता है? क्या यह विनम्र जनरल अपने अधीनस्थों को उस व्यक्ति का पीछा करने और उसे बचाने के लिए भेज सकता है? जियो कियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह जनरल की सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। चाहे जियांगनू सच बोल रहा हो या झूठ, तुम्हें खुद ही जाना होगा। अगर यह सच है, तो तुम्हें उसे हर कीमत पर वापस ले जाना होगा। उसने आखिरी शब्द पर जोर दिया, उसे हर कीमत पर वापस ले जाना होगा। जियासी दंग रह गई। जनरल जिया को अभी भी नहीं पता। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मूल रूप से जून हो को सूचित करने के लिए किसी को भेजने का इरादा रखता था, ताकि वह खुद इसे संभाल सके। लेकिन डियाओमो को पता था कि जियागो भाग गया है और निश्चित रूप से जल्दी से निकल जाएगा। आगे पीछे जाने से केवल मामला बिगड़ जाएगा। मैंने सुना है कि जनरल जिया के पास न केवल बेहतर मार्शल आर्ट कौशल है, बल्कि वह निशानों को ट्रैक करने में भी अच्छा है। इसलिए मैंने जनरल से व्यक्तिगत रूप से उनका पीछा करने के लिए कहा। मुझे उम्मीद है कि जनरल जिया उस युवक को सफलतापूर्वक बचा सकते हैं। मैं भविष्य में जून हो को रिपोर्ट करूंगा और निश्चित रूप से जनरल जिया के योगदान को नहीं भूलूंगा। रानी ने उस पर इतनी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। जियासी ने उसकी निगाहों का सामना किया। उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, लेडी। मैं योगदान देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा। मेरे 700 आदमी ले जाऊंगा। 400 सैनिकों को मेरे अधीनस्थों की कमान में बचाव के लिए छोड़ दूंगा। अगर आपकी कोई जरूरत नहीं है, लेडी, तो बाहर मत जाओ। मेरी खबर का इंतजार करो। जियो कियाओ फिर से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, जनरल जिया। मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जियातू ने उत्सुकता से आदेश स्वीकार कर लिया। पीछे हटने के बाद उन्होंने अपने अधीनस्थों को यहाँ बुलाया, गार्डों की कमान की जिम्मेदारी सौंपी और 4 शहर के गार्डों को सूचित किया। फिर उन्होंने जियांगनू जियागो का नेतृत्व किया और उसे शांग जून की ओर पीछा किया। 2 दिन पहले सुबह सुबह यह पता चलने के बाद कि जियागो भाग गई थी, डियाओमो ने तुरंत लोगों को बिना किसी परिणाम के उसकी तलाश करने के लिए भेजा। उसने एक छोटी सी सड़क पर बदलने का फैसला किया, जो जल्दी से युआन को शांग जून तक ले गया। कल रात समूह ने आराम करने के लिए जगह खोजने से पहले आधी रात तक यात्रा की, लेकिन थोड़ी देर के लिए झपकी लेने के बाद वे अपने रास्ते पर जारी रहे। उन्होंने आज शाम तक यात्रा की। उनके घोड़े थक गए थे और उनके लोग भूखे थे। डियाओमो के धैर्य के साथ वह कठिनाई कुछ भी नहीं थी। लेकिन जनरल फा लू चेन रुई, जो फेंग झाओ की कमान में थे और उनके साथ थे, मदद नहीं कर सके। वह तिन्ह चाओ के पूर्व गवर्नर ट्रान तोंग का पुत्र है। लोग अक्सर उसे जेड चेहरे वाला राक्षस कहते हैं। पिछले साल ट्रान तोंग ने तिन्ह चौ को खो दिया। ऐसा कहा जाता है कि वह काओ कैन और हां डोंग के साथ शरण लेने के लिए दक्षिण में गया था।
केवल इस साल उसने तिन्हचौ में लौटने के लिए सैनिकों को उधार लिया। अप्रत्याशित रूप से उसे थोंग डांग में वेई शाओ ने रोक दिया। यह ट्रान तोंग की दूसरी हार थी। उसने पलटवार करने की सारी क्षमता पूरी तरह खो दी। इसके कुछ समय बाद ही वह बीमार हो गए और अवसाद से उनकी मृत्यु हो गई। ट्रान थुई ने 1000 से भी कम बचे हुए सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व किया और फुंगच्यू, लुओंग चाओ में शरण ली। लुओंग चाओ तिन्ह चाओ की सीमा पर है और फुंगच्यू का पहले ट्रान तोंग से टकराव हुआ था। अब ट्रान थ्यू ने शामिल होने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वे वेई थियो के साथ नहीं मिल सकता। इसलिए फुंगच्यू सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रान थ्यू को केवल एक यादृच्छिक शीर्षक फॉलो जनरल दिया। ट्रान थुए बहुत नाराज था। उसे पहले भी वेई शाओ ने अपमानित किया था, इसलिए उसके दिल में अभी भी नफरत थी और उसका स्वभाव और भी अजीब हो गया था। पिछले कुछ दिनों से उसे डियाओमो ने इतना सताया था कि वह दुखी हो गया था। अब उसे भूख लगी थी। उसे वह समय याद आया जब वह जिंगझोउ में एक अमीर और आरामदायक युवा मालिक था, इसलिए वह गुस्से में चलते हुए कोस रहा था। उसने अचानक अपना घोड़ा रोक दिया, अपना सिर घुमाया और डियाओमो पर चिल्लाया, तुम इस छोटी बकरी की रक्षा क्यों करना चाहते हो? जैसा कि मैंने कहा, उसे एक वार से मार डालो। किसी को भेजो जो उसका सिर उस बूढ़े आदमी के पास ले आए। वेई शाओ के नाम का इस्तेमाल करके उसे सेना भेजने के लिए मजबूर करो। तुम्हें भागने जैसी कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ रहा है? डियाओमो ने ठंडे स्वर में कहा, जनरल, तुम गलत हो। क्या तुम्हें लगता है कि कबीले के नेता को धोखा देना इतना आसान है? इसके अलावा फेंग झाओ पहले ही मेरी बातों से सहमत हो चुका था। सब कुछ मेरे द्वारा तय किया गया था, इसीलिए मैं लड़ाई में सहयोग करने के लिए सहमत हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल अभी भी फेंग झाओ के अधिकार को खत्म करना चाहता है? चेन रुई को उसके शब्दों से घुटन हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। छत के नीचे बैठे तथाकथित लोग अपना सिर झुकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वह इस समय कुछ नहीं कर सकता था, वह केवल इसे सहन कर सकता था। 10 मील से ज्यादा आगे बढ़ने पर उसे खेतों के किनारे एक खंडहर मंदिर दिखाई दिया। फिर उसने रात वहीं रुकने का सुझाव दिया। शुरू में डियाओमो अभी भी चलना जारी रखना चाहता था, लेकिन ट्रान थ्यू पहले ही अपने घोड़े से उतरकर अंदर चला गया था। वह एक पल के लिए झिझका। शायद हाको को अभी खबर देने का समय नहीं मिला था और श्रीमती वेई थियू ने शायद उसका पीछा करने के लिए किसी को नहीं भेजा था। अगर हम उनका पीछा भी करते तो हमारा समूह दिन रात भागता। वे पहले से ही तान डोंग से काफी दूर थे और वे छोटे रास्ते भी ले रहे थे। अगर हम उनका पीछा करना भी चाहते तो उनका पीछा करना मुश्किल होता। वैसे भी बस एक रात की छुट्टी है। अगर वह आगे बढ़ता रहा तो यह ट्रान थुई उसे परेशान करना जारी रखेगा। तिन्हचौ में पहले से ही उसकी छवि एक सख्त आदमी की थी और अब वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया था। अगर वह वास्तव में उसके खिलाफ हो गया तो यह परेशानी का सबब बन जाएगा। ऐसा सोचते हुए डियाओमो के पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने अधीनस्थों को अपने घोड़ों से उतरने और रात के लिए यहाँ आराम करने का संकेत दिया। उसी रात ट्रान थुई घास के ढेर पर सो गया। पहले तो वह इतना थक गया था कि वह मरे हुए की तरह सो गया। आधी रात तक सोता रहा। जब वह जागा, अतीत की यादें अचानक सामने आईं, इसलिए वह और सो नहीं सका। उस दिन को याद करते हुए जब वह एक बड़ी आपदा से बच गया था, यह भी इसलिए था क्योंकि भगवान ने उस पर दया की थी। एक दिन आएगा जब वह बदला लेगा, वेई शाओ को मार देगा और क्यूनू को ले जाएगा। तब वह क्या करेगा? वह खुद को सांत्वना देने के लिए क्या करेगा?
उसकी आंखों के सामने क्यूनू का हिबिस्कस जैसा चेहरा दिखाई दिया, कभी खुश, कभी उदास। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही यह ताज़ा होता जाता। लेकिन अचानक उसे याद आया कि अब उसके पास पूरा शरीर नहीं है। भले ही वह क्यूनू को जीत ले, लेकिन वह शक्तिहीन हो जाएगा। दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज शायद यही थी। इस दुनिया में 7 फुट लंबे आदमी के रूप में जीने का क्या मतलब है? दर्द के कारण सोना कठिन हो रहा था। ट्रान थुई कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, फिर अचानक उसे एक योजना सूझी। यह स्पष्ट था कि फुंग चियू ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, और उसने बाजार के कोने में एक भिखारी की तरह अपना शीर्षक बेतरतीब ढंग से रख दिया। अगर ऐसा है, तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर उस जियांग युवक को पकड़ लिया जाए? उसके हाथ में आने के बाद वह टीहे को धमका सकता है कि वह सेना भेजे और जियांग सेना का नेतृत्व करके वेई शाओ पर हमला कर दे। चाहे मैं अंत में जीवित रहूं या मर जाऊं, मैं यह सब जोखिम में डालूंगा। कम से कम यह अपमान के इस अस्थायी जीवन से अधिक आरामदायक है, न तो पुरुष और न ही महिला। ट्रान थ्यू ने अपना निर्णय लेने के बाद उसने चुपके से अपनी आंखें खोलीं और बगल की ओर देखा। जियांग युवक को बांधकर कोने में लेटा दिया गया था। डियाओ मो के आदमी जमीन पर लेटे हुए थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। डियू मैक दरवाजे से टिककर बैठा था, ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी सोया नहीं है। इस समय उसे कोई अवसर नहीं मिल रहा था। उसने कुछ देर सोचा और फिर एक विचार मन में आया। वह बाहर जाने का बहाना ढूंढेगा, फिर खंडहर हो चुके मंदिर के पीछे चक्कर लगाएगा और उस जगह को आग लगा देगा। वह अराजकता का फायदा उठाकर उस युवक का अपहरण कर लेगा। अचानक मंदिर के बाहर हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर बैठा ड्यू मैक भी तुरंत पहचान गया। वह पलटा और खड़ा हो गया, जोर से सो रहे माथातों को जगाया। सभी जाग गए, जल्दी से अपने हथियार उठाए और बाहर भागे। साफ सुथरे कदमों की आवाज के बाद बाहर का अंधेरा मंदिर अचानक मशालों की रोशनी से जगमगा उठा। दरवाजे के बाहर कई सैनिक खड़े थे। जियासी आगे बढ़ा, अपनी तलवार निकाली और उसे डियाओ मो पर तान दिया। तुम डियाओ मो हो, है न? जल्दी से उस जियांग कबीले के युवक को सौंप दो। अगर नहीं, तो उसे बिना किसी आरोप के मार दो। ड्यू मैक चौंक गया। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह जनरल वही व्यक्ति था जिसे लेडी वेई थ्यू ने पीछा करने के लिए भेजा था। अप्रत्याशित रूप से उसने सचमुच मेरा पीछा किया। वह तेजी से आगे निकल गया। दूसरी तरफ करीब 100 लोग थे। ट्रान थुए और मैं 20 से भी कम थे। अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वह इसे ऐसे ही सौंप देता है, तो यह उसकी शैली नहीं है। नेता के पद पर खड़े होकर पूरे दिल से अपने लोगों की आजादी चाहता है। वह खुद जीवन और मृत्यु से नहीं डरता। ड्यू मैक ने अपनी तलवार निकाली और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप किसी को लूटना चाहते हैं, तो पहले मेरी लाश पर से कदम बढ़ाए। जिया तू दंग रह गई। मैं एक आदमी के रूप में आपका सम्मान करती हूँ। अधिक लेना और कम डालना नहीं चाहते। मुझे रानी ने आदेश दिया था कि मैं आकर जियांग वंश के उस युवक को वापस ले जाऊं। मत भूलिए, आपने व्यक्तिगत रूप से रानी से वादा किया था कि आप उन्हें सुरक्षित वापस ले आएंगे। पहले तो आप अपनी बात से पलट गए, अब मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। ड्यू मैक ने उत्तर दिया, मैडम वेई शाओ वास्तव में एक दुर्लभ दयालु व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य से आप हान लोग हैं। आप सभी लालची और धोखेबाज हैं। मुझे अपनी बात से पीछे हटने में कोई शर्म नहीं है। अगर लड़ना है तो लड़ो, मैं तुमसे क्यों डरता हूँ? जियासी waved his hand, and the group of soldiers immediately charged forward. Although Jiasi's army was larger,
The dozen or so subordinates that Diao Mo brought along this time were all capable people who did not care about life or death. They were fighting with all their might, so it was difficult to control them. Outside the temple, a chaotic fight was going on. Amidst the sound of swords clashing, Chen Rui ordered his subordinates to join the fight, and he slowly retreated. When he entered the temple, he lifted his foot and kicked open the rotten window behind him, grabbed Yuan whose hands and feet were tied, and climbed out of the window. Seeing him struggling, Chen Rui swung his sword and hit him hard on the back until he fainted. Then he secretly carried him to the side of the horse, threw Yuan onto the horse's back, and turned around and galloped away. He circled behind the temple, clamped tightly onto the horse's belly, and thanks to the darkness, he was able to escape smoothly. Chen Rui galloped for dozens of miles, and estimated that he could no longer catch up with him, so he breathed a sigh of relief. The horse below him was also so tired that it was foaming. किनारे पर, इसलिए उसे आराम करने के लिए रुकना पड़ा। अराजकता का फायदा उठाते हुए, उसने अशांत जल में मछली पकड़ी, न केवल बच निकला बल्कि जियांग कबीले के युवाओं को भी अपने साथ ले आया, वह खुद से बेहद खुश था। पर्याप्त आराम के बाद, आसमान में चमक आने लगी। वह हुआंगशुई के तिहे इलाके में भागने ही वाला था, जब उसे अचानक खंडहर हो चुके मंदिर के सामने सुनी गई बातें याद आईं। उसने सोचा कि क्याओनु अब यूझो में है। यूझो वेई शाओ का घर था, और भले ही वह वेई शाओ से नफरत करता हो, लेकिन वह यूझो के इलाके पर आक्रमण करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वेई शाओ अपनी खूबसूरत पत्नी को जिन्यांग लेकर आएगा। वह जिन्यांग में थी, और वेई शाओ इस समय शीहे काउंटी में था। चेन रुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर वापस जिन्यांग में घुसा जाए। जियांग कबीले के युवक को चारा बनाकर क्याओनु को छीन लिया जाए। जब तक क्यूनु उसके हाथों में पड़ जाती है और उसे पकड़कर वेई थियो को धमकाने लगती है, क्या यह खोंग कबीले के सैनिकों का उपयोग करने से अधिक प्रभावी नहीं होगा? और क्या वह अपना गुस्सा भी नहीं निकाल पाएगा? उसकी आंखों के सामने फिर से क्यूनु का हृदयस्पर्शी चित्र घूम गया। उसे अपने हाथों में लेने की संभावना के बारे में सोचते हुए, भले ही उसका शरीर अब पूरा नहीं था, नीचे का बचा हुआ हिस्सा अभी भी गहरी नींद में सो रहा था और जागने में असमर्थ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अचानक जाग गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी मर्दाना आत्मा उसके पूरे शरीर में उबलने लगी। ट्रान थ्यू ने अब और संकोच नहीं किया, वह तुरंत मुड़ा, जल्दी से टैन डोंग की ओर भागा। अध्याय 105। ज्यो क्याओ जियासी से समाचार की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे फिर से चिंता होने लगी। मुझे डर लगने लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उस शाम, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा था, वह लगभग आधी रात तक सोती रही और फिर जाग गई। उसके शरीर पर पसीने की परत देखकर क्यू क्यू उठ खड़ी हुई और लाइट जला दी। बगल के कमरे में सो रही जुआन नुओंग को बुलाए बिना वह खुद बाथरूम में चली गई, तैयार पानी लिया और अपनी गर्दन और पसीने को पोंछा। ठंडे पानी ने उसकी त्वचा को बहुत आरामदायक महसूस कराया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी कमीज उतारने के लिए अपने शरीर के निचले हिस्से को पोंछने लगी। तभी अचानक, उसी समय, क्यू क्यू ने पीछे से एक असामान्य सांस लेने की आवाज सुनी। उसका हाथ जम गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मोमबत्ती की रोशनी में देखा। अचानक बाथरूम के दरवाजे के सामने एक आदमी दिखाई दिया। वह सिर से पैर तक गीला था, मानो अभी अभी पानी के गड्ढे से निकलकर आया हो। पीला रंग, उदास चेहरा, मेरी ओर घूरती आंखें, भारी सांसें, बेहद अजीब भाव।
ट्रान थुए। ट्यू क्यू ने उसे तुरंत पहचान लिया। डर की भावना उसके पूरे शरीर में छा गई। उसे अभी भी लगता था कि पिछले साल जब वेई शाओ ने तिन्ह चाओ को हराया था, तब ट्रान थुई भी उसी ने मारा था। वह कैसे उम्मीद कर सकती थी कि न केवल वह अभी जीवित है, बल्कि अब वह यहाँ प्रकट होगा, और इस रूप में भी। अभी उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि वह कैसे सुरक्षा चौकियों को पार करके इस तरह उसके सामने आ गया। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह जोर से चिल्लाने वाली थी। ट्रुनथुए जल्दी से आगे बढ़ा। एक हाथ से ट्यू क्यू का मुंह ढक दिया, दूसरे हाथ में एक हथौड़ा पकड़ लिया। उसने उसे उसके कान के पास दबाया, कहा, आवाज मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसका शरीर डूबे हुए चूहे की तरह गीला करीब आ गया। ज्यो कियाओ ने जल्दी से अपने पूरे शरीर में ठंड फैलती महसूस की। वह कांप उठी, रोंगटे खड़े हो गए। ज्यो कियाओ ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। चेन रुई के उदास और धमकी भरे चेहरे को देखते हुए उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और थोड़ा सिर हिलाया। चेन रुई ने थोड़ी देर तक उस पर ध्यान दिया। उसकी नज़र धीरे धीरे उसकी शर्ट के आधे बंद हेम पर पड़ रही थी। एक उभरी हुई छाती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह कुछ देर तक घूरता रहा, फिर अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तुरंत बाद ज्यो कियाओ ने चेन रुई को अपनी लार निगलते हुए सुना। उसके चेहरे पर थोड़ा अजीब भाव दिखाई दिया जिसे वह समझ नहीं पाई। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, ज्यो कियाओ को गले लगाया और जल्दी से बाहर चला गया। उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद उसने चाकू को कसकर पकड़ लिया और बिस्तर के सामने खड़ा हो गया। उसे उसी तरह देखता रहा। सबसे पहले ज्यो कियाओ इतनी डरी हुई थी कि उसके पैर कमजोर हो गए थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि वह उसका बलात्कार करना चाहता है। जुआन नुओंग अगले कमरे में सो रहा था। उसका सोने का स्थान भीतरी आंगन के बाहर था, 100 मीटर से भी कम दूरी पर, और हमेशा पहरेदारों के समूह गश्त करते रहते थे। अगर वह जोर से चिल्लाती रही तो पहरेदार जरूर आ जाएंगे। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसके हाथ में एक चाकू था जो जियाओ कियाओ के लिए सबसे बड़ा खतरा था। भले ही उसके हाथ में यह चमकदार गदा न हो, जियाओ कियाओ जानती थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना पलक झपकाए मार सकता है। अगर वह उसका गला घोंटना चाहता तो यह उसके हाथ मोड़ने जितना आसान होता। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि जियाओ कियाओ पहले से ही सबसे संभावित परिदृश्य की कल्पना कर सकती थी। एक कोने में फंसा कुत्ता उसे एक खतरे के रूप में इस्तेमाल करेगा, सभी को रास्ता बनाने के लिए मजबूर करेगा, और अंत में उसे अपने साथ ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां दोनों तरफ सैनिक थे। उसने जल्दी से एक निर्णय लिया। उसे पहले समय के लिए रुकना था। कार्रवाई करने के लिए सही समय का इंतजार करने में बहुत देर नहीं हुई थी। जियाओ कियाओ ने शांत होने की कोशिश की। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके कपड़े अभी भी ढीले थे, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें ठीक किया। ठीक पीछे जब उसने चेन रुई की आंखों के सामने देखा तो उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? उसने आधी बंद दक्षिणी खिड़की पर नजर डाली। चेन रुई अभी भी पहले की तरह उसे घूर रहा था। यहाँ से चमकती मोमबत्ती की रोशनी उसके थोड़े मुड़े हुए चेहरे पर चमक रही थी और भी भयानक लग रही थी। ज्यो कियाओ ने अपना शरीर झटका। हिलना मत। जियाओ कियाओ धीरे धीरे आराम से बैठने की मुद्रा में आ गई। उसने धीरे से बोलना जारी रखा, मैं हिलूंगी नहीं। चिंता मत करो। अभी आंगन में कई गार्ड हैं। जब तक मैं बुलाना चाहूंगी वे जल्दी से यहाँ भाग जाएंगे। इसलिए यदि आप मुझे नहीं छूते हैं तो मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कहूंगी। जब से हम आखिरी बार मिले हैं तब से बहुत समय हो गया है।
आप अचानक मुझे खोजने के लिए यहाँ आ गए। आपके पास कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। यदि आपके मन में कुछ है, तो बस मुझे बताएं। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। उसका व्यवहार बहुत ही शांत और इत्मीनान से था। उसकी आवाज़ कोमल और नरम थी, और उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी। ट्रान थुई ने शांति से उसे कुछ देर तक देखा। उसका तनावपूर्ण चेहरा धीरे धीरे थोड़ा नरम हो गया, और उसने नाराजगी से कहा, तुम और मुझे किस बारे में बात करनी है? क्यू क्यू ने अपने हाथ में हथौड़े पर नजर डाली और धीरे से इशारा किया, तुम जो चाहो कह सकती हो। मैं सुनने को तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम यह चाकू नीचे रख सकती हो? मुझे डर लग रहा है। चेन रुई ने नाक सिकोड़ी, लेकिन अपनी तलवार भी वापस खींच ली। वह डाकू वेई शाओ पश्चिम जिले में है न? उसने उदास चेहरे से पूछा। जियो क्याओ ने थोड़ा सिर हिलाया। चेन रुई ने अपना सिर घुमाया, कुछ देर तक कमरे को देखा, फिर अचानक बोला, मेरी छोटी बहन पहले इसी कमरे में रहती थी। उसे कुछ याद आ रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और घृणा से बोला, उस जैसी कमजोर लड़की के लिए यह दयनीय है। शादी के रास्ते में उसे उस डाकू वेई ने नुकसान पहुंचाया। जियो क्याओ ने जल्दी से कहा, चिंता मत करो। तुम्हारी छोटी बहन को तुम्हारे चाचा के यहाँ भेज दिया गया है। वह शायद अब बहुत सहज होगी। पिछले वर्ष, क्योंकि ट्रान तुओंग टिएट थाई के साथ गठबंधन करना चाहता था, इसलिए दोनों परिवारों ने अपने 2 बच्चों की शादी का निर्णय लिया। अपनी बेटी की शादी टिएट थाई के बेटे से करवाकर अप्रत्याशित रूप से वेई लियांग ने योजना को विफल कर दिया और ट्रान नू का अपहरण कर लिया। टियू क्यू ने ट्रान थुई को धोखा देने के लिए ऐसा नहीं कहा। सब कुछ वास्तव में ऐसा ही था। उस समय दुयन चाओ की घेराबंदी से राहत मिलने के बाद वेई लियांग ने पूछा कि ट्रान नू से कैसे निपटा जाए, तो कॉन्ग टोन डोंग ने सुझाव दिया कि उसे उस स्थान पर लाया जाना चाहिए जहां ट्रान बंग ने आत्मसमर्पण किया था। वेई शाओ ने तुरंत सहमति जताई। अभी ट्रान नू अभी भी था चप में है। ट्रान थुए दंग रह गया। उसने गुस्से में कहा, वह गद्दार वेई शाओ सिर्फ दिखावा करना जानता है। क्या उसे लगता है कि ऐसा करके मैं उसे फिर से धन्यवाद दूंगा? मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं उसके 100 टुकड़े कर दूं, तभी मैं अपने दिल में दबी नफरत को मिटा सकता हूँ। दरअसल, अगर चेन नू को उस समय लूटा नहीं गया होता और उसने जू ताई के बेटे से सफलतापूर्वक शादी कर ली होती, तो कौन जानता है कि अब क्या होता। हालांकि जियाओ कियाओ ने और कुछ नहीं कहा। चेन रुई को अपने बिस्तर के सामने आगे पीछे चलने दिया, लगातार थूकते हुए और वेई शाओ को कोसते हुए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में वह सोचने लगी। अब जब उसके कमरे से आवाज आ रही थी, तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह चुन नियांग को जगा सकती है। चेन रुई ने अपनी पत्नी के सामने अपने दुश्मन को बहुत देर तक कोसा और आखिरकार कुछ हद तक राहत महसूस की। उसने नाक भौं सिकोड़ी, मैंने उस गद्दार वेई शाओ को क्यों डांटा और तुमने कुछ नहीं कहा? जियाओ कियाओ ने जवाब दिया, अगर तुम्हें डांटना है तो डांटते रहो। तुम्हें पता है, मेरा परिवार और उसका परिवार कट्टर दुश्मन है। वह पहले से ही मुझसे तंग आ चुका है। इस बार जब वह जिंगझो आया, तो उसका इरादा मुझे साथ लाने का नहीं था, लेकिन उसकी दादी ने ऐसा आदेश दिया। उसके पास मुझे साथ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ट्रान थ्यू को अचानक बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसने सिर हिलाया। वह वास्तव में दयनीय है, बहुत सुंदर है, लेकिन अभी भी गाय के गोबर के ढेर में फंसा हुआ एक चमेली का फूल है, जिसकी शादी वेई थियो जैसे गद्दार से हुई है जो रोमांस को नहीं समझता है। टियू क्यू ने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए आह भरी, मैं तो बस एक लड़की हूँ, बिना जड़ों वाले जलकुंभी की तरह। इसका तना इसका अपना नहीं है, यह बहाव के साथ बहता रहता है। टियू क्यू पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस समय
उसकी कनपटी उसके कंधों पर बिखरी हुई थी। उसका चेहरा उदास था और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। ट्रान थ्यू अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था, और जब वह पहली बार अंदर आया था, तब से वह नाराजगी भरी नजर पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने बिना सोचे समझे सोचा, अगर वह सुंदरी उसवी लड़के के प्रति उदासीन थी, तो उसे ले जाने के बाद उसे वी शाओ को धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि जियांग कबीले के युवक को टीहे जनजाति में ले जाया जाए। सैनिकों को उधार लेकर वापस वी शाओ पर हमला किया जाए। कुछ देर सोचते हुए उसे अचानक याद आया कि उसका शरीर अब बरकरार नहीं था। भले ही उसके पास वह सुंदरी हो, वह शक्तिहीन होगा। उसके दिल में फिर से एक तेज दर्द उठा। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे अजीब हो गई। ज्यो कियाओ ने अभी भी उसके भावों को ध्यान से देखा। वह थोड़ा उत्तेजित दिख रहा था। वह यह भी नहीं जानती थी कि वी शाओ ने कभी चेन रुई पर हमला किया था। चाहे वह कितनी भी चतुर और तेज तर्रार क्यों न हो, वह कैसे अनुमान लगा सकती थी कि चेन रुई के दिमाग में क्या है। यह देखकर कि स्थिति खराब लग रही थी, उसने जल्दी से उसे आश्वस्त किया। यहाँ गार्ड हैं, तुम यहाँ कैसे आए? ट्रान थ्यू ने गहरी सांस ली और सूंघते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर और भी गार्ड हैं? यह टैन डोंग मेरे ट्रान परिवार से ताल्लुक रखता था। भले ही वेई शाओ चालाक था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि पीछे के तालाब से बाहर जाने के लिए एक गुप्त रास्ता था। और कुछ मत कहो, बस मेरे पीछे आओ। यह सोचकर कि वेई शाओ को कैसे पता था कि वह अभी मरा नहीं है और गार्डों की परतों की निगाहों के नीचे क्यूनू को पकड़ने में सक्षम था, उसे अचानक बहुत गर्व महसूस हुआ। तभी ट्यू क्यू को समझ में आया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह अंदर गया तो वह इतना भीगा हुआ था मानो उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। पता चला कि वह तालाब के नीचे बने भूमिगत रास्ते से चुपके से अंदर घुस आया था, जिसकी बदौलत वह पहरेदारों से बच गया था। दरअसल जब ट्रान थुए पहली बार यहाँ लौटा था, तो उसने अपने हाथों में जियांग युवक का इस्तेमाल करके ट्यू क्यू को बाहर निकालने का इरादा किया था। लेकिन फिर टैन डोंग में पहुंचकर अकेले में पहरेदारों को सख्त पहरे पर देखकर अगर वह खुलेआम काम करता तो उसे डर लगता कि सफल होना मुश्किल होगा। लेकिन अब जब वह यहाँ था तो क्यूनू उसके सामने था। इस तरह से हार मान लेना वास्तव में स्वीकार्य नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद ट्रान थ्यू को अचानक सरकारी कार्यालय के पिछवाड़े में तालाब के नीचे गुप्त भूमिगत मार्ग याद आ गया। इसलिए उसने अपना विचार बदल दिया। आधी रात को यहाँ घुसने और क्यूनू को ले जाने का फैसला किया। जब तक क्यूनू उसके हाथों में थी, तब तक उसे इस बात का डर नहीं था कि वह शहर छोड़कर नहीं जा पाएगी। उसे यह भी चिंता थी कि अगर वह यहाँ रहा तो यह उसके लिए नुकसानदेह होगा। ट्रान थ्यू ने बिस्तर पर लेटे हुए ट्यू क्यू की बाह पकड़ी और कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, खूंग कबीले का वह युवक हुआ अब मेरे हाथों में है। तुम मेरे पीछे आओ। जब तक मैं ती हुआ के सैनिकों को उधार नहीं लेता, तुम देखोगे कि मैं वेई शाओ पर कैसे हमला करता हूँ और बदला लेता हूँ। ट्यू क्यू चौंक गया। यह देखकर कि वह शेखी बघाड़ता हुआ नहीं लग रहा था, उसने जल्दी से उसका हाथ टाल दिया और अपना सिर हिलाया। जनरल ट्रान मेरे सामने बहुत बोल्ड हो रहा है। जनरल ट्रान दूसरों की तुलना में बहादुर होने का दिखावा करता है। मैंने उसे 100 सैनिकों का नेतृत्व करके डियाओमो का पीछा करने का आदेश दिया है। वह जियांग कबीले का युवक तुम्हारे हाथों में कैसे पड़ सकता है? ट्रान थुए ने उसकी आवाज सुनी जैसे कि वह उसे नीची नजर से देख रही हो। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? नाक सिकोड़ते हुए, तुम्हें बताना ठीक है। अब मैंने उसे लोंगशान शहर के पश्चिम में छिपा दिया है। जिन्यांग मूल रूप से मेरे ट्रान परिवार का क्षेत्र है। मुझे वहां आने जाने से कौन रोक सकता है? और कुछ मत कहो।
जल्दी से मेरे पीछे आओ। ट्यू क्यू को उसने बिस्तर से नीचे खींच लिया, दरवाजे तक घसीटा, उसे दरवाजे की कुंडी खोलते देखा, फिर अपना सिर घुमाकर उसे धमकी दी कि वह आवाज न करे। वह थोड़ा रुकी, बोली, मैंने अभी तक अपने जूते नहीं पहने हैं जनरल ट्रान, पहले मुझे अपने जूते पहनने दो। जन थ्यू ने धीरे से दरवाजा खोला, अपना सिर बाहर निकाला और चारों ओर नजर घुमाई। यह देखकर कि बाहर अभी भी सन्नाटा था और कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, ट्रान थ्यू को काफी तसल्ली हुई। वह मुड़ा और ट्यू क्यू को अपने साथ खींचकर ले जाने का इरादा किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह अचानक आगे की ओर झुका, उसका पैर दहलीज से टकराया। तभी पूरा व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठा और आगे की ओर गिर गया। इसके तुरंत बाद दरवाजा बंद होने और कुंडी बंद होने की आवाज आई। आखिरकार ट्रान थ्यू ने प्रतिक्रिया दी। वह गुस्से में उछला और दरवाजे पर जोर से लात मारी। यह दरवाजा बहुत मोटी बॉक्सवुड से बना था। कुंडी लगभग 2 मीटर लंबी और लगभग 10 इंच मोटी थी। इसे लात मारकर कैसे खोला जा सकता था? किसी आपातकालीन स्थिति में वह जल्दी से दक्षिण की खिड़की की ओर भागा, जिसे वह कूदकर पार कर गया था। लेकिन ट्यू क्यू की हरकतें उससे भी ज्यादा तेज थी। दरवाजा बंद करने के बाद वह दौड़कर दरवाजे पर पहुंची, उसे बंद किया और जोर से चिल्लाई। इससे पहले कि ट्रान थुई दरवाजे तक पहुंच पाता, उसके पीछे से एक जोरदार आवाज आई। वह पलट गया। आंगन में मशालें थामे करीब 10 लोग दिखाई दिए। वे सभी रात के पहरेदार थे। ट्रान थुई इतना डर गया कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता था कि अगर वह जल्दी से नहीं भागा तो उसे देर हो जाएगी। इसलिए वह जल्दी से पीछे के बगीचे में शर्ट की ओर भागा। किसने सोचा होगा कि इससे पहले कि वह कुछ कदम उठा पाता, कुछ लोग दालान के अंत से भागकर बाहर आ गए। चारों दिशाओं ने उसका रास्ता रोक दिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रान थ्यू को बहुत पछतावा हुआ। क्यू नो द्वारा बहकाए जाने का अफसोस है। उससे भी ज्यादा अफसोस है कि मैंने उससे इस तरह बकवास नहीं की। यदि उसे बेहोश करके ले जाया गया होता तो अब तक वह निश्चित रूप से कार्यालय छोड़ चुका होता। फिर उसकी स्थिति टोकरी में बंद कछुए जैसी कैसे हो गई? उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ने लगा। अपनी कमर से चाबुक निकालकर खून का रास्ता खोलने की कोशिश करने लगा। उसके चारों ओर फुफकारने की आवाजें थीं। तीर बारिश की तरह उड़ रहे थे और उसकी छाती और पीठ में 10 से ज्यादा सुइयां थी। चेन रुई स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में कठिन जीवन के साथ पैदा हुआ था। इसलिए उस दिन जब वेई शाओ ने किसी को उसे बधिया करने का आदेश दिया और उसे एक कट लगा, तो जल्लाद को यकीन हो गया कि वह वास्तव में मर चुका है। इसलिए उसने उसे घसीटकर लाशों के ढेर में फेंक दिया और अब उसकी परवाह नहीं की। अप्रत्याशित रूप से ट्रान थुई ने वापस जीवन में आने के लिए संघर्ष किया और अंततः बच निकला। उसने सोचा था कि एक बड़ी आपदा से बचकर निकलना एक सुखद अंत होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि आज वह एक महिला के हाथों मर जाएगा। ट्रान थुई चिल्लाया। उसने अपने दाहिने सीने में फंसे खूनी तीर को बाहर निकाला और मुंह के बल गिर गया। तभी झुआन नुओंग तियो क्यू के कमरे में भागा, जोर से दरवाजा खटखटाया, नु क्वान को जोर से पुकारा। तभी तियो क्यू को एहसास हुआ कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची है, खड़े होने की भी ताकत नहीं। वह दीवार से नीचे फिसलकर जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक जुआन नुओंग की चिरपरिचित चिंतित आवाज सुनकर तियो क्यू ने खड़े होने की कोशिश की। उसकी बाहें लंगड़ाते हुए दरवाजे की कुंडी खोल रही थी। उसे हटाने के लिए कई बार खींचतान करनी पड़ी।
जुआन नोंग ने दरवाजा खोला और देखा कि टियो कियो उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई हैं। उसका छोटा चेहरा पीला और पीला है। उसने उसे रोते हुए सुना और उसे पुकारा, जुआन नोंग। जुआन नोंग का दिल असहनीय रूप से दुख रहा था। उसकी दोनों बाहें उसके ठंडे शरीर को अपनी छाती से कसकर पकड़े हुए थी। उसे आराम देने के लिए उसकी पीठ थपथपा रही थी। जुआन नोंग ने टियो कियो को बैठने में मदद की। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। गीली नर्स की गर्म आलिंगन और कोमल आरामदायक आवाज की बदौलत टियो कियो धीरे धीरे शांत हो गई। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपनी आंखें खोली और पूछा, वह चेन रुई कहाँ है? झुआन नियांग ने नाराजगी से कहा, वह डाकू उसे गोली मार दी गई। लेडी, डरो मत। दरअसल मैंने कमरे में बातचीत सुनी। मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर भी छिपकर बातें सुनी। मैं मूल रूप से उस समय किसी को अंदर जाने देना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि वह आदमी एक कोने में फंसा हुआ कुत्ता होगा और लेडी को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैंने चुपचाप गार्डों से कहा कि वे बाहर घात लगाकर बैठें और स्थिति के अनुकूल बने। सौभाग्य से लेडी तेज तर्रार थी और उसने उसे बाहर बंद कर दिया। अन्यथा यह अकल्पनीय होता। झुआन नियांग ने अभी अभी की स्थिति को याद किया। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। जियो कियाओ को वह वाक्य याद आया जो चेन रुई ने अभी अभी उगलवाया था। जियांग युवक को उसने लोंगशान शहर के पश्चिम में छिपा दिया था। लोंगशान बहुत बड़ा था। अगर उसके पास सटीक स्थान नहीं होता तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता। यदि यह मामला ज्यादा लंबा खिंच गया तो मुझे डर है कि किशोर की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए टियो कियो ने अपनी कमजोर टांगों की परवाह नहीं की। उसने जल्दी से और कपड़े पहने, खड़ी हुई, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। यह देखकर कि जियासी के सहायक लिनहू ने किसी को चेन रुई को बाहर खींचने का आदेश दिया था, उसने जल्दी से उसे रोकने के लिए कहा। बहादुर योद्धा लिनहू उसके पास माफी मांगने के लिए दौड़ा। जियो कियाओ ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से चेन रुई के पास चली गई। उसकी छाती तीरों से भरी हुई थी। उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। टियो कियो ने देखा कि वह इस तरह मरा पड़ा है। पूछने पर भी वह उत्तर नहीं दे सकी। इसके अलावा उसकी हालत बहुत भयानक थी। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी भावना उभरी। उससे भी ज्यादा वह अनिच्छुक महसूस कर रही थी। जियाओ कियाओ ने अपना संयम वापस पाया, अपना सिर घुमाया और लिनहू से कहा, वह जियांग युवक लोंगशान में कहीं छिपा हुआ है। तुम लोगों को वहां खोज करने के लिए ले जाओ। 4 शहरों से और सैनिक उधार लो। जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना याद रखना। लैम्हो ने उत्तर दिया, जहां तक इस व्यक्ति का प्रश्न है। वह एक क्षण के लिए झिझकी। उसके लिए एक गड्ढा खोदो ताकि वह पूरा बच सके। लैम्हो दंग रह गई, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया। इस समय टियो कियो को अभी भी अपने हाथ और पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। उसे निर्देश देने के बाद जुआन नोंग ने उसे घूमने में मदद की और अपने कमरे में वापस जाने वाला था। उस समय जमीन पर पड़ी ट्रान थुई की लाश ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने घुरघुराहट की, एक हाथ आगे बढ़ा और टियो कियो के पैर को पकड़ लिया, वह भी हल्के से नहीं। यह बहुत अप्रत्याशित रूप से हुआ। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। सबकी पहली प्रतिक्रिया हैरान और स्तब्ध होने की थी। टियो कियो पहले से ही बहुत कमजोर थी, फिर भी वह उसका इस तरह खींचना कैसे सहन कर सकती थी? वह चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। वह घबरा गई क्योंकि उसने देखा कि ट्रान थुई ने अपना मुंह खोला और उसके पैर को काट लिया। उसकी आंखें अभी भी उसे घूर रही थी।
उसके मुंह से बुदबुदाहट हुई, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे शरीर के नीचे मर जाना कोई अफसोस की बात नहीं है। इतना कहने के बाद वह मर गई। टियू कियू चिल्लाई, आ